टीचर्स, 25 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और मैं आपको बता देता हूं कि हम जो है डिस्कस कर रहे हैं जीआईसी की, जो आपकी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में वैकेंसी निकली है 2020-21 के लिए जो वैकेंसी निकली है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और ये वीडियो ना केवल उसके लिए हेल्पफुल है, आप पीजीडी का कोई सा भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो या टीजीडी का आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो जिसमें केमिस्ट्री आएगी, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी ये, ठीक है। और यह अगर आप स्टूडेंट भी हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। प्लेटफॉर्म बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन आपको रिवीजन के लिए ये मैं बहुत अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो जिसमें हम कुछ क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में जो आए हैं या जेई ने पूछे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम 25 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, तो आज जो है हम 26वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप पहली वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें आप, वहां पर मैंने ये वीडियो सारी डाली हुई है। जीआईसी या पीजीटी केमिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए, अगर आपको इनको आयोनाइजेशन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो पहले आपको इन एलिमेंट को ग्रुप वाइज अरेंज कर लिया करें, ठीक है। तो जैसे आपको लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फर्नेशियम ग्रुप नंबर 1 है, कोई सा भी एलिमेंट आपको नहीं दिया हुआ। इसी तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम, एक आपको कैल्शियम दिया हुआ है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम आपको नहीं दिया हुआ है। देन बेरियम एंड रेडियम, ठीक है, तो आपको बेरियम भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद सल्फर और सेलेनियम ग्रुप 16 के एलिमेंट होते हैं, सल्फर और सेलेनियम। और उसके बाद आपका 18 ग्रुप का एलिमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर आर्गन दिया हुआ है, तो आर्गन आपका आ जाएगा यहाँ। देखिए, आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो बढ़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं इन दोनों में तो टॉप टू बॉटम घटती है, तो सबसे कम जो होगी वो बेरियम की होगी, बेरियम से ज़्यादा किसकी आ जाएगी, कैल्शियम की आ जाएगी, और इन कैल्शियम से ज़्यादा किसकी आ जाएगी, सेलेनियम की आ जाएगी, सेलेनियम से ज़्यादा सल्फर की हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और टॉप टू बॉटम घटती है। तो इन दोनों में बेरियम कम होगा, सबसे कम यही होगा क्योंकि लेफ्ट साइड भी और बॉटम साइड भी है। देन कैल्शियम, उसके बाद सेलेनियम, देन सल्फर, और लास्ट में आपका ऑर्गन आएगा। नोबल गैस है, हमें पता है इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी इनकी हाईएस्ट होती है ग्रुप 18 में। तो याद रखेंगे, ये इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट अबव द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 43 इन द सेम पीरियोडिक ग्रुप इज। तो आपने बताना है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। देखिए, ये जो एलिमेंट होगा जो 43 से जस्ट अबव होगा, तो वो आपका जो होगा, आपने क्या करना है, 43 से जो अबव होगा यानी कि इससे ऊपर वाला जो ये एलिमेंट होगा, इसमें इसका एटॉमिक नंबर 18 कम होगा। देखो, ये आपको समझना 18 कैसे कम होगा। पहले पीरियड में जो होते हैं 2 एलिमेंट का डिफरेंस होता है, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है। दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में भी 8 होते हैं, चौथे में 18 होते हैं, पांचवें में 18 होते हैं, फिर छठे में 32 होते हैं और सातवें में 32 होते हैं। ये आपको याद रखना है। ये पहला ग्रुप हो गया, पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 7 पीरियड होते हैं ना ये, 1 2 3 4 5 6 7। पहले में 2 एलिमेंट है, तीसरे में 8, दूसरे में 8 है, तीसरे में 8 है, चौथे में 18 है, पांचवें में 18 है, और छठे सातवें में 32 है। तो अब ये जो 43 है, ये आपका कौन से पीरियड का है, ये 3rd पीरियड का, 4th पीरियड का एलिमेंट होगा पक्का। तो इससे ऊपर जाने में, सॉरी 5th का, इससे ऊपर जाने में मुझे 18 एलिमेंट का अंतर दिखाई देगा। तो 43 में से जब मैं 18 माइनस करूंगा तो मेरे पास 25 बचेगा, और 25 एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीज का, ठीक है ना। तो आपका जो ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। तो ये आपका जो एलिमेंट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपने ध्यान देना है थोड़ा सा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 27 का, 27 का आपका 27 का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 28 की। आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन एलिमेंट। सिंपल सी बात है, जिसमें डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। तो इस 28 में जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट में 2 बात आप याद रखेंगे। कुछ कहेंगे जी ये भी तो डी में गए हैं। देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ वही कहलाएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ वही वाले कहलाते हैं जिनके डी में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन हो। 10 वाले ट्रांजिशन नहीं कहलाएंगे।
तो इसलिए क्वेश्चन आता है जिंक कैडमियम मरकरी, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये उसमें आता है आपका सीबीएसई या यूपी बोर्ड के क्वेश्चन में आता है। इनमें सब में D10 होता है, ये होता है 3D10, ये होता है 4D10, ये होता है 5D10। तो एक क्वेश्चन आता है कि जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, क्यों? तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ट्रांजिशन का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड में जा सके। तो ग्राउंड से एक्साइटेड में जाने के लिए मेरे प्यारे टीचर जगह होनी चाहिए, गैप होना चाहिए, पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, इसमें डी ट्रांजिशन होनी चाहिए, डी ट्रांजिशन होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, डी में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन होंगे, वही जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये क्यों ट्रांजिशन कहलाते हैं? ये भी तो D10 होते हैं। देखो ये D10 ऐसे होते हैं, 3D10 4s1, ये होता है आपका 4D10 5s1। मैं लास्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहा हूँ। ये होता है आपका 5D10 6s1। तो एक आता है कि इसमें भी तो D में 10 है, ये ट्रांजिशन मेटल क्यों है? तो ट्रांजिशन मेटल वो होते हैं जिनके पास नॉर्मल 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन हो, या उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन हो। और ट्रांजिशन एलिमेंट जो 3D सीरीज है या कोई सी भी सीरीज है, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन +2 होती है। तो अब देखो इसमें लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, s2 5s2 6s2। अब आप इनके इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तब भी डी में देखो 10 बचेंगे। अब आपको पता होगा कॉपर जो होता है 29 होता है। इनकी ये जो है ये एक्सेप्शनल केस है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता था, याद है ना आपको? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सेप्शनल होती है। अब अगर इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक जाएगा यहाँ से और एक जाएगा डी से, तो डी में 9 बचेंगे यहाँ। अब डी में 9 होने की वजह से ट्रांजिशन है, तो याद रखेंगे। इसलिए मुझे ये D10 दिख रहे थे, तो इसलिए मैंने इनको डी ब्लॉक नहीं पूछ रहा, वो ध्यान दे, ट्रांजिशन पूछ रहा। और वैसे भी ये तो पी ब्लॉक है, जब पी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है लास्ट, तो पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। ये वाला ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। बचा कौन सा? ये डी में जा रहा है। देखो डी इसका हाफ फील्ड है, पार्सली फील्ड है, सॉरी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 28 का बी। 29 की अगर हम बात करें तो 29 कह रहा है कि एलिमेंट एक्स वाई बिलोंग टू द सेम ग्रुप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट एक्स एंड वाई। अब देखो जब वो सेम ग्रुप से हैं तो उनके बीच एटॉमिक नंबर का या तो 2 का अंतर होना चाहिए, अभी मैंने पीछे बताया, या 8 का अंतर होना चाहिए, 18 का अंतर होना चाहिए, 32 का अंतर होना चाहिए। और 15 और 30 में कितने का अंतर है? 15 का, तो ये तो हो नहीं सकता। 20 और 31 में कितने का अंतर है? 11 का, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलो इसको देखते हैं, 33 और 16 में कितने का अंतर है? 16 16 32 17 का, तो ये भी नहीं हो सकता। 29 और 55 में कितने का अंतर है? तो ये देखो, ये आपका 29 और 55 में कितने का अंतर है? 18 का, ठीक है ना। या 32 का, कितने का अंतर है? कितने का है? 29 और 55 में 19 है, सॉरी 19 और 55 में कितने का अंतर है? 5 में से 9 गए, मतलब 15 में से ये 6 आ गया, ठीक है। और 5 में से 4 में से 1 गया, तो कितना बचा? 2 बचा, 3 बचा, ठीक है ना। तो देखो यानी कि 18 का डबल कर लो, मतलब एक एलिमेंट अगर यहाँ होगा तो उससे नीचे वाला नहीं है ये, क्योंकि इसमें 18 का अंतर है तो उससे भी नीचे वाला है ये। जैसे आप ये मान के चलो 20 एलिमेंट जो आपका 19 है वो पोटासियम होता है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ठीक है। उसके बाद ये रुबिडियम नहीं है, ये सीजियम है, ये सीजियम है। 55 किसका एटॉमिक नंबर होता है? सीजियम का। अब इसमें आप 18 ऐड कर दो तो 37, 37 में आप 18 ऐड करोगे तो 55 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सीजियम एलिमेंट है। तो याद रखेंगे, या तो 2 का या तो 4 का अंतर होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए, या 16 का अंतर होना चाहिए, या 36 का अंतर होना चाहिए, या 64 का, ऐसे बनना चाहिए इनका मल्टीपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी इससे पीछे एक क्वेश्चन रह गया। इससे पीछे वाला जो ये क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा, हाईएस्ट होता है फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है तो हाईएस्ट क्लोरीन होता, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, इन दोनों में हमें देखना है। तो सिंपल सी बात है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर क्लोरीन होता है। एक याद रखा करें आप, फोन जो है वो 3 ऐसे एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इनके अलावा कोई सा भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। और हाइड्रोजन बॉन्ड के बनाने का कारण है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। स्मॉल साइज के मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम 3 है फोन, ठीक है। याद रखेंगे क्लोरीन को जो है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन की उससे ज़्यादा मानी जाती है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उससे आगे मैं इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बता देता हूँ। फ्लोरीन को की तो पाउली स्केल पर, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो पाउली स्केल पर 4 मानी गई है,
वैसे आपको याद नहीं रखना, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। इसकी 3.5 मानी गई है, नाइट्रोजन की आपकी 3 मानी गई है, ठीक है। अब हालांकि क्लोरीन जो है, क्लोरीन की भी 3 मानी गई है, लेकिन क्लोरीन का साइज नाइट्रोजन से बड़ा होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होगी वो ओवरऑल नाइट्रोजन की मानी जाएगी, क्योंकि इसका साइज क्या है, स्मॉल है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। AIPMT 2014 में आया है ये आपका क्वेश्चन 31। ये कह रहा है कि इनमें से बेरिलियम 2 पॉजिटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। बच्चों वाला क्वेश्चन है। बेरिलियम में होने कितने इलेक्ट्रॉन थे? सिंपल सी बात है, 4 होने थे, लेकिन अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसका मतलब कितने रह गए? 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? सिंपल सी बात है, लिथियम के पास होंगे, ठीक है। तो अब इतने ईजी क्वेश्चन तो हालांकि नहीं पूछे जाते। विच ऑफ द फॉलोइंग, लिथियम पे क्यों होंगे? क्योंकि लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, एक निकल गया उसके पास, ठीक है, तो 2 ही रह गए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आयनिक रेडियाई जो है एनायन की हमेशा बड़ी होगी, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एनायन की हमेशा बड़ी होती है। अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें -1 है, तो इस एक एनायन तो ये है, लेकिन इस पर 2 नेगेटिव है, तो ऐसे कैसे बता दिया? सिंगल नेगेटिव बड़ा कैसे हो जाएगा? इसलिए गलत हो गया। कैटायन तो कभी बड़ा होता ही नहीं, कैटायन कभी बड़ा होता ही नहीं एनायन से, ये बात गलत है। तो इसमें देखो एनायन बड़ा है एटम से, और एटम बड़ा होता है अपने कैटायन से, पहले ही मैंने बताया था। क्या याद रख लो, एनायन बड़ा होता है किससे? अपने एटम से, और एटम बड़ा होता है कैटायन से। और एनायन भी कौन बड़ा होगा? जिसपे 1 नेगेटिव चार्ज है, वो छोटा होगा जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे होता है, फिर आपका एटम आ जाएगा। और कैटायन कौन सा बड़ा होगा? जिसपे कम चार्ज है, और जिसपे ज़्यादा चार्ज होगा वो छोटा होगा। इनमें ध्यान दें, देखो देखो, जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना बड़ा साइज, लेकिन जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना कम साइज होगा, ये याद रखेंगे। कैटायन के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल गए ना। उसके बाद हम 33 की बात करते हैं। देखो ये आपका किस में आया हुआ है? ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है AIPMT 2015 में। एक स्पेसीज दे रखे हैं आपको, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो आर्गन के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं समझा देता हूँ, फिर आपको मैं सिंपल बता दूंगा। पोटासियम के पास 19 होते हैं और कैल्शियम के पास 20, लेकिन इनके पास अगर आप देखें सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, ठीक है। तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 18 हो गए। अब पोटासियम के पास होने तो 19 थे, लेकिन एक निकल गया, प्लस चार्ज है ना, तो इसके पास भी 18 बचे, कन्फिग्रेशन सेम आएगी। कैल्शियम के पास 20 होने थे, लेकिन 2 निकल गए इसमें से, तो इसके पास भी कितने रह गए? 18 रह गए, तो इसकी कन्फिग्रेशन भी सेम आएगी। अब आप सोचो 18 इलेक्ट्रॉन को 20 प्रोटॉन थोड़ी ना घट गए, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे ना मेरे प्यारे टीचर, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस से थोड़ी ना निकाल लोगे आप, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसका मतलब ये है। तो 20 प्रोटॉन है वो पूरे के पूरे एज इट इज है, वो 20 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। यहाँ 18 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो याद रखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा और उसका साइज घट जाएगा। तो जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव है इसका साइज कम होगा, उससे ज़्यादा किसका होगा? 19 वाले का ज़्यादा होगा। ये 20 वाले का, 19 वाले में चलो खिंचाव थोड़ा सा कम है, कम प्रोटॉन है। और आर्गन में तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन है, आर्गन में तो आपके पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे टीचर। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो गया? आपका बी हो गया। कैल्शियम से बड़ा कौन है? पोटासियम। पोटासियम से बड़ा कौन है? आर्गन है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस है ये, नॉट आयरन, आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। देखो बात आइसो स्ट्रक्चरल की भी है, तो इसका मैं डायरेक्ट देखो ऑप्शन बता देता हूँ। ClO3 जो होता है, ये क्लोरीन आपका, ये देखो क्लोरीन की जब बात आ गई तो इसके बारे में 3 बता देता हूँ। एक होता है HClO, एक होता है HClO2, एक होता है HClO3 और एक होता है HClO4। ये है हाइपोक्लोरस, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ हाइपोक्लोरस, और ये ओनली आपका क्लोरस, ये आपका क्लोरिक, ऊपर लिख देता हूँ क्लोरिक, और ये आपका परक्लोरिक, ठीक है। अब याद रखेंगे जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे उतना ज़्यादा एसिडिक है ये, ठीक है, और उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है, याद रखेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है ना, एसिडिक एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें ये एसिडिक करेक्टर हो गया, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अगर इनके स्ट्रक्चर बनाने हो तो याद रखना बस एक OH रखना है आपने, Cl के साथ एक OH रखना है। तो Cl के साथ एक OH आ गया, तो इसका स्ट्रक्चर तो सिंपल ही हो गया। इस HClO2 में क्या है? एक तो OH रखेंगे तो कितने ऑक्सीजन रह गए? एक और ऑक्सीजन रह गया, तो एक और ऑक्सीजन आपका ये आ जाएगा। इसमें 3 ऑक्सीजन है, तो लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि सिर्फ एक आपने OH रखना है,
तो बाकी कितने ऑक्सीजन रह गए, 2 रह गए, तो वो आप डबल बॉन्ड से लगा दोगे आप इस तरह से, ठीक है। और HClO4 में क्या कह रहा हूँ मैं कि भाई एक तो OH आपने रखना ही रखना है, तो कितने ऑक्सीजन रह गए, 3 ऑक्सीजन रह गए, तो वो आप इस तरह से बना दोगे। बाकी आपको पता है क्लोरीन 17 ग्रुप का है, तो इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बाकी यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2 और 1 3, तो 4 क्या आ जाएंगे इसके पास, लोन पेयर आ जाएंगे, मतलब 2 लोन पेयर आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके पास इतने आ जाएंगे, इसके पास ऐसे आ जाएंगे, तो वो आप कर लोगे। तो ClO3 का जो स्ट्रक्चर है वो ये बनेगा। अब एनायन है तो ये मैंने यहाँ से हटा दिया, तो ClO3 स्ट्रक्चर हो गया आपका ये, और एक इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो एक क्या है इसके पास, लोन पेयर। ऐसी SO3 जो है इसके पास भी अगर आप ध्यान से देखें तो 2 नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि 2 ऑक्सीजन तो आप कैसे हो गए, ठीक है ना, एक डबल बॉन्ड के साथ इस तरह से हो जाएगा। तो जब ये आपके पास 4 बॉन्ड बने इसके और सल्फर पे होते हैं 6, क्योंकि 16 ग्रुप का है, 2 8 6 आप ये मान के चलो, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन होने थे जिसमें से चार्ज खर करे, तो आप स्ट्रक्चर देखो ऐसा है कि नहीं है, ये बिल्कुल इस जैसा स्ट्रक्चर है कि नहीं है, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड है, एक लोन पेयर और ऐसे 3 एटम जुड़े हुए हैं, इसलिए ये आइसो स्ट्रक्चरल होंगे आपके। थोड़ा सा मैं स्पीड में बता रहा हूँ, अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही हूँ तो आप वीडियो को स्लो करके बता सकते हैं। ये बनेगा आपका SO3 इस तरह से, एक नेगेटिव, एक और नेगेटिव और बाकी डबल बॉन्ड। तो क्योंकि जितने नेगेटिव होते हैं उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो जैसे क्लोरीन है, अब एक नेगेटिव है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से होगा, बचे हुए ऑक्सीजन कैसे होंगे, डबल बॉन्ड से होंगे, और एक आपका ये लोन पेयर होता है, ठीक है। तो ये अमोनिया जैसा पिरामिडल स्ट्रक्चर है इसका भी और इसका भी, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। उसके बाद हम 35 क्वेश्चन पे आते हैं। IIT के ये स्क्रीनिंग में आपका क्वेश्चन आया हुआ था 35 वाला जो है, ठीक है। तो इसमें 35 क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो करेक्ट ऑर्डर फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो बेरिलियम जो है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो बच्चों वाली बात होगी, बेरिलियम का ज़्यादा होगा, देन मैग्नीशियम और देन कैल्शियम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, ये IIT स्क्रीनिंग 2001 में आया था, काफ़ी पुराने क्वेश्चन हो गए हैं वैसे तो ये। Among the following complex ion species whose central metal atom does not have d इलेक्ट्रॉन, अब जिसमें भी d इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो इसमें सिंपल सी बात है, आप इसको मैं देखो ट्रिक बताता हूँ आपको, आपको बस एटॉमिक नंबर याद रखना है। जैसे मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहाँ 25 होता है। कोबाल्ट का, ये कोबाल्ट है, CO स्मॉल o है ये कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का कितना होता है, कितना होता है। आयरन देखो यहाँ पर आयरन दे रखा है, तो पहले मैं चलो आयरन इधर लिख लेता हूँ, 26 आयरन होता है, उसके बाद 27 कोबाल्ट होता है, और क्रोमियम जो है आपका कितना होता है, 24 होता है क्रोमियम, क्योंकि कॉपर जो होता है वो 29 होता है। देखो ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ये डी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये S के, मतलब डी में 5 है और S में 2 है। ऐसे इसके पास कितने हैं, डी में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये S में 2 इलेक्ट्रॉन। ये ट्रिक है 21 से लेकर 30 तक के लिए, ठीक है। ये डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये S में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और हालांकि ये डी में वैसे तो कितने होने चाहिए थे, डी में 4 होने चाहिए थे और S में 2 होने चाहिए थे, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है तो डी में 5 हो जाते हैं। ये स्पेशल केस है, इसको तो आप याद रखेंगे। अब आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो और कुछ मत करो। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 4 दूनी 8, 8 में से ये 1 माइनस कर दो 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। 7 के साथ जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो मैग्नीज इसी के पास आपका डी में क्या है, कुछ भी नहीं बच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देख लो आप, अमोनिया तो 0 होता है, तो 6 अमोनिया 0 हो गए, सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जब आप कोबाल्ट के 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 यहाँ से निकलेगा, 1 यहाँ से निकलेगा, तो डी में तो 6 रह जाएंगे ना आपके। ऐसे ही आप क्रोमियम में देखेंगे तो वाटर तो 0 है, तो सिर्फ क्रोमियम की +3 आ जाएगी, तो क्रोमियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, 1 यहाँ से 2 यहाँ से, तो डी में 3 तब भी रह जाएंगे, ठीक ना। आयरन में माइनस होता है साइनाइड -1, तो -6 उधर जाके +6, 6 में से 3 घटाओगे तो 3 रह गया, तो 26 में से 3 निकालोगे तो 2 यहाँ से 1 डी में रह जाएगा, डी में से 1 जाएगा। तो इसमें भी बच गए, सब में बच गए, सिर्फ किस में नहीं बच रहे, मैग्नीज में नहीं बच रहे, ठीक है। उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, IEEE जब हुआ करता था, अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट द वेरिएशन इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज रिलेटेड टू, बच्चों वाला क्वेश्चन है, कमेंट करके आप खुद बताएंगे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। इन 4 ऑप्शन को देख लें। अब मैं इसमें क्या बताऊं, ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, खुद बताएंगे आप मुझे। 38 क्वेश्चन है कि एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, आयरन इतने इतने दे रखे हैं, विच वन ऑफ दीज मे बी एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात की जा रही है, तो अभी वैसे इसका आंसर मैं क्रोमियम से बता देता हूँ। देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, अभी मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता रहा था आपको, ये होता है, ठीक है। अब पहली आयोनाइजेशन एनर्जी जब आप लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो डी में कितने रह गए, 5। अब ये हाफ फिल्ड हो गया,
अब ये कैसा हो गया, हाफ फील्ड हो गया। तो हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इस बार जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा लगेगी एज कम्पेयर टू अगर आप वेनेडियम का इलेक्ट्रॉन निकालते सेकंड, या मैग्नीज का निकालते, आयरन का निकालते। इसलिए आंसर जो रह जाएगा वो कौन हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, हमेशा सेकंड वाली आयोनाइजेशन प्राइमरी से तो ज़्यादा होती है सबकी। इसमें भी सेकंड वाली अपनी प्राइमरी से ज़्यादा होगी, इसकी भी सेकंड अपनी प्राइमरी से ज़्यादा होगी, लेकिन उन सबकी सेकंड वाली को आपस में कंपेयर करें तो क्रोमियम का आंसर सबसे ज़्यादा होगा। वो ये कहना चाह रहा है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी सब में, सबकी में से किसकी ज़्यादा होगी। तो 39 की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस। तो सिंपल सी बात है भाई, कई बार ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस पे ज़्यादा एनायनिक चार्ज होगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा, वो क्या होगा, आपका साइज उसका सबसे ज़्यादा होगा। तो 2 नेगेटिव है इसलिए ज़्यादा होगा फ्लोरीन से भी। उसके बाद 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन कह रहा है। देखो 40 क्वेश्चन इसको समझ लेना है आपने अच्छे से कि 40 क्वेश्चन कह रहा है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। देखो ये कह रहा है जब एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इसमें जो है डेल्टा H जो है वो नेगेटिव है, और लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो डेल्टा H जो है वो कैसा है, देखो पॉजिटिव है। वो क्यों है, तो समझो आप एटम में जब आप एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो उस एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तो कुछ एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, और निकलने वाली एनर्जी का साइन नेगेटिव लिया जाता है, एक्सोथर्मिक हो गई वो। लेकिन जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे ये डलेगा ही नहीं। क्यों नहीं डलेगा, कहेगा भाई मेरे पे नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है, मैं तो नहीं जाता, रिपल्सन करेगा ये, तो भाई ये नेगेटिव इसको रिपेल करेगा ना। तो अब ये अपनी मर्जी से नहीं डलेगा। अगर आपको ऐड कराना है तो अब आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब यहाँ एनर्जी लगाएंगे तो उसका साइन कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि लगानी पड़ रही है। तो अब ये बताओ पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन और इस नेगेटिव में क्या है, रिपल्सन है, ये रेसिस्ट कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो गया, इस 40 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। देखो O नेगेटिव आयन क्या करेगा, विल टेंड टू रेसिस्ट द एडिशन ऑफ अनोदर इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा अनोदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। अब इससे एक क्वेश्चन और बन गया, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है उसका साइन हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा, और जो दूसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उसका साइन हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बोलते थे हिंदी में, हाँ बंधुता ही होता था, ठीक है ना। तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहा जाता है। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है क्योंकि इसमें एनर्जी निकल रही है, और याद रखेंगे दूसरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो आपकी कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि उसमें एनर्जी निकलती नहीं है, लगानी पड़ती है। कारण क्या है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है वो एनायन के नेगेटिव से रिपल्सन फील करेगा। आगे बढ़ते हैं, 41 की बात करते हैं। तो 41 क्वेश्चन जो है, 41 का सी जो कह रहा है कि विच among the following factor is the most important in making the fluorine the strongest oxidizing agent। देखो हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो किसी के इलेक्ट्रॉन को खींच ले। मान लो ये एक एटम ए है, ये बी है, तो बी के इलेक्ट्रॉन को इसने खींच लिया तो ये इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, तो इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमें एकदम से ना माइंड में ये आता है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा होती है ना, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दरअसल इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी से भी ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है कि जब वो वाटर के साथ इंटरेक्शन करेगा कोई भी एटम, तो वहाँ हीट निकलती है। उस निकलने वाली हीट को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। उस हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से क्या होगा, जब देखो इसकी वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है तो इतनी ज़्यादा हीट निकलेगी यहाँ पर, वो हीट ही इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी। तो दरअसल जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, यानी कि वो इतनी हीट वहाँ पर पैदा कर देगा कि वो किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सफिशिएंट होगा। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो 41 का आंसर हो जाएगा सी। 42 की अगर हम बात करें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट BPSF, हालांकि ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो बोरोन जो है, बोरोन आपका 13 ग्रुप का हो गया, 14, 15। देखो पीरियोडिक टेबल तो आप याद कर लो, अगर पीरियोडिक टेबल याद नहीं करोगे ना तो बेकार है, आप पीरियोडिक टेबल का इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद सल्फर जो है 16 ग्रुप का है आपका, ठीक है ना, ऑक्सीजन के बाद सल्फर का ही नंबर आता है। फॉस्फोरस जो आपका 15 ग्रुप का, नाइट्रोजन के बाद आता है, और बोरोन ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, और फ्लोरीन जो है वो आपका 17 ग्रुप का पहला ही एलिमेंट है। तो आपको एक तो बोरोन दे रखा है, एक फॉस्फोरस दे रखा है, एक सल्फर दे रखा है, और एक फ्लोरीन दे रखा है। वो कह रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी आपको बतानी है। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है लेफ्ट टू राइट क्या होती है, बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम क्या होता है, घटती है। तो अब क्या करेंगे, सबसे कम किसकी होगी, बोरोन की। अब जब सबसे कम बोरोन की होगी
तो आप मुझे एक बात बताओ, बोरोन वाला ये है और ये है, यानी कि ये दो तो कट हो गए, सिंपल सी बात है। अब बोरोन से ज़्यादा किसकी होगी? अब मैं आगे बढ़ा, 15 ग्रुप में आ गया, लेकिन 15 में फॉस्फोर, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया आपको पहले वाले पार्ट में। देखो 15 और 16 में हमें ऐसा लगता है 16 वाले की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा भैया इन दो को तो आप याद कर लो, याद नहीं होते रट लो। 15 ग्रुप में पी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई सा भी आप एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना के देख लेना, और 16 वाले के पी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब बताओ हाफ फील्ड कौन हुआ? हाफ फील्ड हुआ ये, तो इसलिए याद रख लेना, मैंने पहली वीडियो में भी बताया, इससे पहली वीडियो जिसने ना देखी हो वो जरूर देख ले। 15वां जो एलिमेंट है, 15th ग्रुप जो है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 16 से ज़्यादा होती है, गांठ बांध लें। तो इसका मतलब पी की जो आयोनाइजेशन एनर्जी एस से ज़्यादा है, तो बोरोन के बाद एस लिखा जाएगा, एस के बाद पी लिखा जाएगा, और बचा फ्लोरीन। फ्लोरीन तो बहुत दूर हो गया, 17 ग्रुप है, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी तो सबसे ज़्यादा मानी जाएगी। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है। 43 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, अल्केली मेटल और हैलोजन के बारे में, रिएक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है। देखो अल्केली मेटल कौन कौन से होते हैं? लिथियम होता है, देन सोडियम होता है, देन पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फर्नेंशियम। और हैलोजन जो है वो है आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। अब ये है मेटल। अब इस बात को आप समझना है, ये कौन है? मेटल है। और मेटल की रिएक्टिविटी का कारण होता है उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया जाना, यानी कि इलेक्ट्रॉन देंगे तो ज़्यादा रिएक्टिव माने जाएंगे, ज़्यादा रिएक्टिव माने जाएंगे। तो अब मुझे ये बताओ, ज़्यादा रिएक्टिव, अब इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से दे सकता है? जिसका साइज बड़ा होगा। तो यानी कि टॉप टू बॉटम इनकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। बात समझ में आई? अब ये है नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना कि देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? जिसका साइज छोटा होगा, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो याद रखेंगे, इनमें रिएक्टिविटी बॉटम टू टॉप बढ़ती है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो अब जल्दी से बताओ, 43 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या? अल्केली मेटल में रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम की बात कर रहा है, बट इन द हैलोजन इट डिक्रीजेज, यानी कि कहाँ डिक्रीजेज? टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज होगी इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ये एक अच्छा क्वेश्चन था कि टॉप टू बॉटम मेटल में रिएक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन नॉन मेटल में रिएक्टिविटी बॉटम टू टॉप बढ़ती है, लाइक हैलोजन। ठीक है, उसके बाद हम 44 क्वेश्चन की बात करते हैं। AIEEE 2012 में आया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। मैं कई बार बता चुका हूं भैया, जिसका साइज आपका लार्ज होगा, ठीक है ना। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, तो सल्फर ये ऐसे बढ़ रहा है, देखो ये बढ़ रहा है इंक्रीजिंग, तो कैटायन का साइज क्या होगा? छोटा होगा, एनायन का क्या होगा? बड़ा होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। 45 की बात करें, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद निगेटिव साइन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। तो आप ये देखिए 45 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा, सी। और सी क्यों होगा? क्योंकि भैया क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा है, मैं पहले बता चुका हूँ। दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज वेल एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। याद रखेंगे, इन दो चीज़ में क्लोरीन बाजी मार लेता है, जबकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के केस में वो फ्लोरीन ही ज़्यादा होता है क्लोरीन से। तो याद रखेंगे क्लोरीन ज़्यादा है किससे? फ्लोरीन से। उसके बाद 46 क्वेश्चन की बात करें, करेक्ट सीक्वेंस विच शोज डिक्रीज ऑफ द आयनिक रेडियाई। ये क्वेश्चन भी देखो पहली वीडियो में आ गया आपका। तो इसमें बात वही है, 2 नेगेटिव है, जिसके पास नेगेटिव ज़्यादा होगा वो मोर लार्ज साइज रखेगा। तो 2 नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव, फिर सिंगल पॉजिटिव का बड़ा होगा। जैसे जैसे पॉजिटिव बढ़ता है साइज घटता है, याद रखेंगे। पॉजिटिव बढ़ेगा, पॉजिटिव बढ़ेगा तो साइज घटेगा, तो साइज घटेगा। ये तो आप कहीं भी नोट्स में डार्क करके लिख लें। नेगेटिव बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 47 क्वेश्चन की बात करें तो 47 की अगर हम बात करें, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई, ये वाला भी अब मैंने करवा दिया है, ठीक है ना। तो आप ये अपने आप कर लेंगे, वही आ गया। 2 नेगेटिव, सी पॉजिटिव, पॉजिटिव आप अपने आप कर लेंगे। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अभी करवाया, ये रिपीट हो गए शायद मेरी गलती से ना। ये देखो अभी हम करके ही आए थे पीछे जब हमने ये करा था, तो मैंने आपको बताया भी था कि भाई इसका आंसर क्या था? बेरियम। बॉटम पे था ना बेरियम, बेरियम से ऊपर कैल्शियम था।
ठीक है। उसके बाद सेलेनियम नीचे था, सल्फर ऊपर था और बचा था आर्गन। तो भाई इसकी सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा इसकी होगी। फिर उसके बाद इसका नंबर आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएंगे हम। ठीक है, ये ऑर्डर आपका बन जाएगा। क्लियर? ये करवा चुका हूँ मैं, इसलिए जल्दी बता रहा हूँ। 49 क्वेश्चन भी करवाया है। जब सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस में है तो भाई आयोनाइजेशन एनर्जी तो होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड वाली का साइन हमेशा कैसा लिया जाता है? पॉजिटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में तो इलेक्ट्रॉन क्या करा जाता है? सोडियम पॉजिटिव में डालेंगे तो एनर्जी निकलेगी ना, तो आंसर कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो माइनस का 5.1, ये भी हम करके आ चुके हैं। 50 क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पहले नहीं करवाया था। द एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 114 है, तो अब मुझे जल्दी से ये बता दो, हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसका जो आंसर होगा, देखो ये कार्बन फैमिली का एलिमेंट होगा। ठीक है ना। अब वो क्यों होगा आप मुझे खुद बताएंगे, क्योंकि लास्ट एलिमेंट जो है वो आप देखें कौन कौन सा है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है। और एक और देखो, इनका मैं एक और मेथड बताता हूँ। जो 14 ग्रुप है, तो अगर आप इससे 18 ग्रुप से कंपेयर करें तो 18 ग्रुप से कितना कम है? ये 4 कम है। ठीक है। तो अब उनके आप एलिमेंट कुछ याद रख लो, जैसे नियोन है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है ना। एक ओस्गेनोन होता है ये लास्ट में। तो ये 10 हो गया, ये 18 हो गया, ये कितना हो गया? 36 हो गया, ये कितना हो गया? 54 हो गया, ये कितना हो गया आपका? 86 हो गया। अब 86 में जल्दी से आप 32 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 86 में जब आप 32 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 118। ठीक है ना, 118। अब ये 4 कम है, तो 10 में 4 घटा दो, 18 में 4 घटा दो, 36 में से 4 घटा दो, 54 में से 4 घटा दो, 86 में से 4 घटा दो, और ऐसे ही जो ये एलिमेंट आपका पूछा गया 114 में से 4 घटा दो, तो 118 में से 4 घटा दो, तो एक कार्बन फैमिली का निकल के आता है। ठीक है ना। कार्बन फैमिली का पी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में कार्बन फैमिली के, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका। ठीक है ना। तो उम्मीद आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। कोई सा भी हो, देखो अगर मान लो 13 ग्रुप होता तो 13 ग्रुप 18 से कितने दूर है? 5, तो 5 घटाते, तो बोरोन 5 है। 18 अगला एलिमेंट कौन हो जाएगा? 18 में से 5 घटा दो, ठीक है ना, 13। तो इसलिए आप इनको याद रख लें आप, फिर आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। पीरियोडिक टेबल के सबके एटॉमिक नंबर आप बना दोगे। 51 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 51 क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इसमें एटॉमिक रेडियाई जो है ग्रुप 13 की, देखो ग्रुप 13 की जो एटॉमिक रेडियाई है वो थोड़ा सा अजीब गरीब बिहेवियर शो करती है, क्योंकि 13 ग्रुप ये पहला ग्रुप है जो आपकी कौन सी पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो इसमें क्या है, देखो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखोगे तो 5 है इसका एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p1, और इसका 13 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अब देखो जो गैलियम है इसमें एक गड़बड़ क्या, एक अजीब सी बात हमें देखने को मिल रही है, और वो क्या है कि इसमें आपका डी ऑर्बिटल भी देखने को मिलता है, 3d10, 4s2, 4p1। तो इसमें जो डी ऑर्बिटल की शुरुआत हो रही है यहाँ से, और डी का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, तो इसका न्यूक्लियस क्या करता है गैलियम का, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लगाता है एस और पी पर, इसलिए इसका साइज जो है एल्यूमिनियम से छोटा है। याद रखेंगे गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से आपका छोटा है, इसलिए इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। भाई बोरोन तो सबसे छोटा हो गया, बोरोन से ज़्यादा अब कौन आ जाएगा? गैलियम ऊपर बैठ जाता है आके, और गैलियम से ज़्यादा कौन होगा? आपका एल्यूमिनियम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आईएन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद आपका टीएल होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये याद रखेंगे। इसी वजह से ना ये जो 4s के इलेक्ट्रॉन 2 हैं ये नहीं निकल पाते, इसको इनर पेयर इफेक्ट भी बोलते हैं। याद पढ़ा होगा आपने इनर पेयर इफेक्ट क्या होता है। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल ये एस के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। ये तो बेचारे सारे के सारे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे, लेकिन गैलियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकते, सिर्फ पी के निकलेंगे। तो गैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, आईएन भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, टीएल भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। एक क्वेश्चन आया था Ga2Cl4 जो है वो आपका, इसमें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, तो वो जनरली इसका स्ट्रक्चर ही ऐसे होता है GaCl3 इस तरह से ना। चलो ये बाद में बताऊंगा मैं, इसका चैप्टर कोई बाद में करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 52 जो है, हालांकि मैं स्पीड में करा रहा हूँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो बाद में बता सकते हैं, बाद में या कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट ऑफ करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बामन का कह रहा है कि करेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड पीरियड के एलिमेंट का। तो फिर से देखो वही आपको ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा कि भाई लिथियम जो है वो तो आपका पहला एलिमेंट हो गया,
ठीक है ना, ग्रुप 1 का, उस ग्रुप 2 का कोई एलिमेंट दे ही नहीं रखा है इसमें। तो अब उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 2 का इसीलिए नहीं दिया, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होता, 2 वाले की जनरली 13 वाले से ज़्यादा होती, इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा आपका, ये दे रखा है सॉरी, 13 वाला जो आएगा वो मैंने आपको बताया 13 और 2 में 2 वाले की ज़्यादा होती है, पहले बताया मैंने आपको। पिछली वीडियो देख लें जिसको ये वाली बात समझ में नहीं आई हो। क्या बताया मैंने, देखो आप बोरोन और बेरिलियम में देखते हैं किसकी बात है। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है और बेरिलियम जो है आपका वो 4 है। तो हमें ऐसे लगता है लेफ्ट राइट साइज घटता है और साइज इसका छोटा होता है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। पर प्यारे टीचर मैंने पहले ही बताया, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आप ये अपना आंसर गलत कर देंगे। तो 1s2 2s2 2s2 ये तो बेरिलियम का हो गया, और बोरोन की अगर मैं बात करूँगा तो 1s2 2s2 और 2p1। देखो ये नीट में यूजी जब का 2019 में पूछा गया है, ये पिछले साल क्वेश्चन आया नीट में। अब कितना आसान क्वेश्चन है। तो आप ये देखिए, पी में इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पी एस में फुल फिल्ड है, तो एस फुल फिल्ड है, इसका पी पार्सली फिल्ड है, तो विच शुड हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑब्वियसली बेरिलियम शुड हैव। तो इसलिए हमने लिथियम के बाद बोरोन रखा है, बोरोन के बाद बेरिलियम है, बाकी कार्बन आ गया। अब देखो अभी मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ये ग्रुप 16 है, ये ग्रुप 15 है। मैंने पहले ही बताया था 15 की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि पी हाफ फील्ड है, यहाँ पी में 3 होंगे, यहाँ पी में 4 होंगे। तो इसलिए ये दो बातें आपने गांठ बांध लेनी है। क्या, दोबारा समझो, ग्रुप 2 की आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज़्यादा होती है, ग्रुप 13 से। एक तो बात आप ही याद रखेंगे, एक बात, और दूसरी आप क्या बात याद रखेंगे कि जो ग्रुप 15 होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज़्यादा होती है, ग्रुप 16 से ज़्यादा होती है। ये साइज का फैक्टर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का है। इसमें एस में 2 होते हैं, इसमें P1 होता है, तो हाफ फील्ड वाले की ज़्यादा होगी, फुल फील्ड वाले की सॉरी। यहाँ P में 3 होते हैं, यहाँ P में 4 होते हैं, तो किसकी ज़्यादा होगी, हाफ फील्ड की होगी ना। तो ये आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और नोट्स में जहाँ कहीं भी आप पढ़ रहे हो उसको आप जरूर नोट कर लें। तो 52वें का आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। 53 देखो जेई मेंस 2019 बच्चों, पिछले साल आया है, पिछले ही साल मान लेते हैं, अब तो 2021 चल पड़ा है। एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखो सिंपल सी बात है, पोटासियम इसका आंसर है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना के देखो, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब ये बताओ पहला इलेक्ट्रॉन 3s2 3p6 4s1। अब जल्दी से बताओ 10 दोबारा 6 18 19, पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एस से, शेल भी देखो 4th नंबर की है, और उसके बाद शेल भी घट गई, अब पिछली शेल में आ गया और वो शेल है फुल फील्ड। ये देखो ना, वो ऑक्टेट उसका पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। या ऐसे बना लो आप, देखो पोटासियम को 2 8 1, पहला इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा है यहाँ से, और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, फुल फील्ड से। फुल फील्ड से निकालना बच्चों का खेल है नहीं, तो इसलिए पोटासियम जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये मैं आपको बता रहा था। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आईयूपीएसी सिंबल। देखो आईयूपीएसी सिंबल जब आपको बनाना हो तो एक बात याद रखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप इनके लिए कुछ नंबर हैं, अगर 0 होगा तो उसको आप निल पढ़ोगे, 1 को अन पढ़ोगे, 2 को बाई पढ़ोगे, 3 को ट्राइब पढ़ोगे, 4 को क्वाड पढ़ते हैं, 5 को पेंट पढ़ेंगे, 6 को हेक्स पढ़ेंगे, 7 को सेप्ट पढ़ते हैं, 8 को ऑक्ट पढ़ते हैं, और 9 को नॉन नहीं ईन है, ENN याद रखेंगे। अब देखो 119 आ गया, तो 1 को क्या पढ़ते हैं, अन, तो पहला कैपिटल अन, उसके बाद फिर 1 है तो उसको फिर से अन लिखूंगा लेकिन स्मॉल से अन, और 9 को इसको क्या लिखूंगा मैं, ईन, ENN ईन, और बाद में EM जरूर लगाएंगे हम, EM जैसे सोडियम पोटासियम कैल्शियम। अब इसके सिंबल पहला उठा लो U, क्योंकि ये इसके लिए था ना, अन किसके लिए था, ये आपने किसके लिए लिखा था, 1 के लिए, इसके लिए भी क्या लिखा था, अन लिखा था, तो उसके लिए भी मैंने U लिख दिया, और फिर E किसके लिए हो गया, E, तो U E कहाँ है, वो ये है, ठीक है। चलो एक ट्राई करते हैं, 1 0 4 क्या होगा, तो 1 क्या हो जाएगा अन, 0 क्या हो जाएगा नील, और 4 क्या हो जाएगा क्वाड। तो अब इसका नाम बताइए, U, उसके बाद NQ, भाई इसके लिए क्या हो गया अन, इसके लिए नील, तो नील का N ले लिया, और 4 के लिए क्वाड, तो UNQ, ठीक है। तो आप कोई सा भी इसमें एटॉमिक नंबर आप के बेस पे सिंबल लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पीरियोडिक टेबल के बारे में समझ में आ गई होगी, और आपको एक टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन